Hey guys, how are you all? My dear students, I am Rita Raval. Welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. और आज हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा जूलॉजी पोर्शन के अंदर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस चैप्टर. And I know that all the teenagers and the youngsters are actually very much curious about understanding what is reproductive health in actuality. ठीक है, in reality reproductive health क्या होती है, इसके मायने क्या है. ठीक है, what are the different we can say means by which a reproductive health of individual can be maintained, isn't it? एंड अगर हर इंडिविजुअल अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान दे ले तो कहीं ना कहीं नेशन का सुधार हो जाएगा इन डायरेक्ट मैनर में. द रीजन बिहाइंड दैट कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल्स विल बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी एंड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी विल बिल्ड अ बेटर नेशन, वी कैन से अ डेवलप्ड वन, isn't it? Thereby, this particular chapter is a very crucial chapter for the class 12th syllabus particularly because इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स को कवर किया गया है, इंक्लूडिंग कि क्या क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी नहीं मेंटेन करने के. ठीक है, और हम बोलेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन से कैसे रिलेटेड है ये चीज, है ना. फिर हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड उसके अलावा भी हमारे पास में ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर बात होती है. तो ये चैप्टर जो है ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करने वाला है एंड आई गारंटी दैट आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम मी, ठीक है, after I'll teach you this chapter, I can guarantee that you will not face any kind of problem with respect to this chapter. So like I want everyone to attend all the lectures on time of this particular chapter and the coming chapters as well because I am building you all in a manner कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस ही नहीं बल्कि आप लोग नीट एग्जामिनेशन के अंदर भी जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर हो सकता है बायोलॉजी के अंदर वो स्कोर करने की काबिलियत जो है वो प्राप्त करें विद द हेल्प ऑफ अ फ्री मीन्स ऑफ स्टडी दैट इज यूट्यूब. Isn't it great? ठीक है, तो आई एम नॉट चार्जिंग anyone anything about this and I make sure कि मैं इस प्रकार के लेक्चर्स के लिए कभी भी कोई भी फीस चार्ज नहीं करूंगी. ठीक है, बिकॉज माई एम इज समथिंग डिफरेंट. माई एम इज टू मेक द स्टूडेंट्स यू नो प्रिविलेज्ड टू गेट अ गुड क्वालिटी एजुकेशन एट एनी कॉस्ट इन इंडिया. ठीक है, तो देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. व्हाट इज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मीन्स, क्या होता है इसका मतलब. तब यहाँ पर बहुत सारी चीजें साथ में हम लोगों को मिलके समझनी है एंड पढ़नी है और बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना और समझना और रिलेट करना ये सारी चीजें मिक्सअप होने वाली हैं. ठीक है, अब हम लोग छोटे छोटे केसेस से भी अगर स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इफ आई ब्रिंग अप वन सिंगल केस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल देन यू विल बी एबल टू इमेजिन द थिंग्स बेटर, इजंट इट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कोई भी रैंडम छोटे छोटे केसेस से. ओके, लेट अस जस्ट सपोर्ट दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, पहले ये क्लियर करते हो, फिर मैं आपको केसेस से समझाऊंगी कि ये डेफिनेशन क्यों. ठीक है, व्हाई दिस डेफिनेशन. ओके, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस होती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है. ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पर मतलब वेल फील कर रहा है. ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग in all the matters with respect to the reproductive system at all stages of life. एक बहुत broad aspect में मैंने इस definition को sum up करने की try की है. I hope that you will understand each and every point. ठीक है, now how is the reproductive health going to we can understand this. ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग इसको देखते हैं. Let us just suppose an example जहां पर sexual crime के अंदर involvement है एक बहुत छोटे इंडिविजुअल का, एक एज वाइज बहुत छोटा बच्चा है. ठीक है, अब अगर मैंने बोल दिया है कि एक बहुत छोटा बच्चा जो है वो सेक्सुअल क्राइम में इन्वॉल्व है आगे से. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूं कि वो एक फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल स्टेट से गड़बड़ था उसके अंदर, कि हम बोलेंगे मेंटल स्टेट से, तो हम बोलेंगे यहाँ पर मेंटल स्टेट से. ठीक है, सोशल स्टेट से कैसे हो सकता है, तो सोशल स्टेट से काफी सारे फैमिलीज के अंदर चाइल्ड अब्यूसेस के केसेस हमारे सामने डेली बेसिस पे आते रहते हैं. इजंट इट? वी आर एक्चुअली, आवर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया आर फुल ऑफ सच काइंड ऑफ न्यूज.
ठीक है, कि फैमिली में ही कोई इंडिविजुअल जो है उसने एक छोटे बच्चे के साथ में क्राइम किया। अभी यहाँ पर बच्चे में सिर्फ फीमेल नहीं होता है, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूजेस के विक्टिम्स जो रहते हैं वो छोटे बच्चे में मेल और फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होते हैं। एंड वी शुड नो दिस, वी शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि not only the females are victim, even the male child are also victims of the sexual crime, isn't it? तो सोशल लेवल पे गड़बड़ क्या है, समझ रहे हो, सोशल लेवल पर भी गड़बड़ है, ठीक है, मेंटल लेवल पर भी गड़बड़ है, ठीक है, और फिजिकल लेवल पर भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हमें समझनी चाहिए कि अगर एक इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल तरीके से बात हो रही है यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? नहीं, उसका मेंटल स्टेट भी सही होना चाहिए। जब मेंटल स्टेट वाइज सही है इंडिविजुअल, तब जिन जगहों में वो घिरा हुआ है वो जगहें भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पुट कर पाए। और जब हम ये सारी पैरामीटर्स को सम अप कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, और तब हम बोल सकते हैं कि जिस सोसाइटी में वो बिलोंग करता है वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, और तब हम बोल सकते हैं कि एक नेशन की रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, इसीलिए नेशन जो है वो डेवलप्ड कैटेगरी में काउंट होने के लिए एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया, isn't it? तो ये सारे पॉइंट्स हमें समझ आए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अपने आप बिल्डअप हो जाती क्या। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स काउंट होते हैं, ठीक है, जहां पर पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज भी काउंट होंगी, तो एजुकेशन भी काउंट होगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पॉवर्टी जो है वो भी इसमें एक अफेक्ट क्रिएट करती है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल भी एक अफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, मेनी 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 फैक्टर्स एक्चुअली, ठीक है। तो इसको अपने आप बिल्ड कर दिया जाए, दिस इज लाइक नियर टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग, इजंट इट? Thereby, the government should take upon some kind of action regarding this, and definitely government did that, isn't it? तो अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि सिंपली इट रिफर्स टू, मतलब कि WHO की स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अब किसी इंडिविजुअल ने बोल दिया कि नहीं नहीं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मतलब तो कि फिजिकल और मेंटली सही हो, सोशल से कोई मतलब नहीं, ऐसे करके डेफिनेशन नहीं दे सकते। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफिनेशन, और वो स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफिनेशन जो है प्रॉपर कमिटीज डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे WHO, दैट एवरीवन नोज नाउअडेज, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने बोला दैट टोटल वेलबीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हर तरफ से इंसान जो है सारे पैरामीटर्स उठा लो, ठीक है, उन सब में वेल बीइंग हो तो ही इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पॉइंट कि क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स जो हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड अप करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर पॉइंट्स कुछ एक लिखे हैं, प्लीज मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से समझना। मेन एंड वुमेन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एंड हैव एक्सेस टू सेफ, effective, affordable, acceptable methods of family planning of their choice. ठीक है, everyone has the right to appropriate healthcare service which enables a woman to safely go through pregnancy and childbirth. एक पर्टिकुलर स्टेज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एक इंडिविजुअल जुवेनाइल स्टेज में रहता है तो वो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, फिर वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अचीव करता है और फिर हम बोलते हैं कि वो एक टीन एज में है, फिर एक अडल्टहुड में रहेगा, है ना। इस पर्टिकुलर रेंज की जो एज ग्रुप है उसको सिलेक्ट करके वहां पर अगर बात करी जाए या वहां इमेजिन भी किया जाए, वहां देखा भी जाए, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट individuals will undergo sexual intercourse, male and female, right? They will undergo sexual intercourse where the female may get pregnant. There are chances of conception, ठीक है। when she conceives, when she is pregnant, then after the pregnancy हम बोलेंगे the time ड्यूरेशन ऑफ द गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड, तब भी वो सेफ होनी चाहिए। चाइल्ड को बर्थ दे तब भी वो सेफ होनी चाहिए, चाइल्ड भी सेफ होना चाहिए। मतलब क्या समझ आया कि एक लंबी मतलब एज ग्रुप के अंदर काफी सारी चीजें जो कि हो रही हैं उन सबको इकट्ठा उठा के देखा जा रहा है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल जो हैं वो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के शिकार ना हो, उसको भी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर शिकार हो जाते हैं, अगर उनको कोई डिजीज हो जाती है बाय एनी चांस, देन उसको ट्रीट कैसे करा जाए, वो भी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी,
मतलब यहाँ पर बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में बात होने वाली है, तो हमें दिमाग खोल के बैठना है, ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं कि एक इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आ जाए या वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और वो इंडिविजुअल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इस पर्टिकुलर में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत क्विकली होंगे और मुझे लगता है कि आप लोग को सब समझ आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट डेफिनेटली। देखो यहाँ पर मैंने एक क्यूट सा फोटोग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है दैट द यूट्रस इज वेरी हैप्पी, इजंट इट। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है दैट यूट्रस इज अपीयरिंग टू बी लिटिल बिट सैड। लाइक हम इमेजेस देख के भी समझ जाते हैं काफी कुछ, तो कि यहाँ पर जो है ये एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है और ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंडिकेशन नहीं है, इजंट इट। तब ये सारे पॉइंट्स में हमें समझना पड़ेगा कि क्या सभी लोगों का स्टेट ये वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या काफी सारे इंडिविजुअल इस स्टेट में है? यस डेफिनेटली, ठीक है। तो हम समझते हैं कि कितने लोग जो हैं वो सेक्सुअली इल हैं, या हम बोलेंगे कि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इल है, मतलब कि डिजीज है। यहाँ पर पॉइंट आता है कि WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोबल बर्डन में, मतलब कि पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं उसमें कि करीबन 20% फीमेल्स और 14% मेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो कोई ना कोई डिजीज केस में है, या एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स उनको एक्चुअल में हो रही है। पहली प्रॉब्लम आती है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। जब इंडिविजुअल कोई भी मैरिजेबल एज में एंटर करता है, ठीक है, मैरिजेबल एज में एंटर करने के बाद, आज के समय की बात नहीं करें लेकिन पहले के समय की अगर हम बात करें, आज से कुछ एक साल पहले, सम डिकेड्स अगो, ठीक है, जब इंडिया में हम सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे अभी फिलहाल, तो जब इंडिया के अंदर मैंने कहा कि यू नो इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग, ठीक है, वी गेन्ड इंडिपेंडेंस, है ना, हम स्वतंत्र भारतीय के नागरिक हो गए, ठीक है। तब उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में सीन क्या हुआ कि क्योंकि इंडिविजुअल्स बिकेम यू नो वी कैन से फ्री, दे वर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑफ एनी फॉरेन पर्सन, इजंट इट। तब ये फ्रीडम जो उनको सडनली मिला ना, सडन फ्रीडम, उससे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया, धड़ल्ले से बढ़ गया, मतलब कि, ठीक है। तो ये धड़ल्ले से बढ़ना जो है ये एक इंडिकेशन ऑफ सडनली गिवन फ्रीडम था। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फ्रीडम नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, पर फ्रीडम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल जो अपने होश खो बैठे और उसको समझ नहीं आए या वो अवेयर नहीं हो कि इस प्रकार के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या रिजल्ट होने वाला है। गवर्नमेंट सचेत हुई, ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट दिस, definitely, because India is actually a country and a country is actually a piece of land, that is it, and on that piece of land how many individuals are living, कितने लोग रह रहे हैं वहाँ, कितने लोग रह रहे हैं वहाँ, ही सब चीज़ों को अफेक्ट करेगा कि वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, एजुकेशन कैसा होगा, पॉवर्टी कैसी होगी, है ना। जहाँ पर कैपिटा डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स मतलब कि एक घर दूसरा घर तीसरा घर चिपके हुए हैं बहुत ज्यादा, ऐसे केस में हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेफिनेटली एक्सप्लोसिव है, जगह ही नहीं बच रही रहने के लिए, मल्टीज में रहना पड़ रहा है, इजंट इट, ठीक है। और जैसे कि बहुत अच्छी कंट्रीज में अगर हम बात करें जापान की, वहां पर आप लोगों ने मूवीज भी देखते होंगे अगर, तो जापान की नहीं बात करें पर हम जनरली किसी फॉरेन जगह की मूवी की बात करते हैं। लेट अस जस्ट से हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सीन एनिमल, राइट। तो उनके जो घर दिखाए जाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, एक घर है, बहुत बड़ा गार्डन है, ठीक है, उसके बहुत दूर में दूसरा घर है, बहुत बड़ा गार्डन है, इजंट इट। अगर हम एक सिंपल मतलब कार्टून भी देख लें, अगर आप लोगों ने देखा हो डोरेमोन या शिनचैन, तो उनके भी घर के आसपास में प्रॉपर स्पेस होने के बाद दूसरा घर दिखाते हैं, इंडिया के जैसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत हाई रेट पे है, इसीलिए आया 1951 में RCH, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसका लोगो ये है जो मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है। दिस वॉज द लोगो ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1951 बाय द कंट्री नोन एज इंडिया, इज द फर्स्ट कंट्री टू टेक सच काइंड ऑफ एक्शन टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नेशन, ठीक है। इनिशिएटिव टेकर जरूर थे पर अभी कोई इतना खास फर्क है नहीं, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टिल गोइंग ऑन,
ओके, जस्ट चेक दिस आउट एवरीवन। इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, RCH का क्या होता है ये, तो हमें याद रखना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। ओके, so like this was the program initiated by Indian government to take care of that every individual should be aware about the cons specifically and the pros of having a short family. छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रकार के काफी सारे स्लोगन्स रेज अप किए गए, ठीक है। हम दो हमारे दो, फिर उसके बाद में बोल दिया वन चाइल्ड नॉर्म, एक ही बेबी हो तो बेटर। ऐसे करते करते क्या हुआ कि लोगों के प्रति अवेयरनेस जागृत हुई, उनको बताया गया कि फैमिली प्लानिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एजुकेशन लेवल अच्छा प्रोवाइड करवा पाओगे अपने बच्चों को अगर फैमिली छोटी है तो, अगर बहुत ही बड़ी फैमिली है तो किसी का भी फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान में ही जाएंगे मैक्सिमली, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा और इनकम इतनी अच्छी नहीं हो सकती, इजंट इट। तो ये सारी बातें जो है वो बताई गई। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं हम लोग मैटरनल हेल्थ। ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम थी कि मैटरनल हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रही थी इंडिया में, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस में से एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन था अर्ली चाइल्डहुड एज में मैरिजेस, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बाल विवाह बोलते हैं। सब लोगों ने इसके प्रोग्राम्स भी देखे हुए होंगे, टीवी में आते हैं, ठीक है, जिसमें मुझे 2 प्रोग्राम्स के नाम भी याद हैं। एक का नाम है कुछ बैरिस्टर बाबू, शायद से इफ आई एम राइट, ठीक है। एक और का नाम मैं बताती हूँ, पहले याद रखा, एक सेकेंड यार प्लीज सोचने दो मुझे। हाँ, नहीं, लेट इट बी, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। क्या नाम था? बालिका वधू। ओके फाइन, ठीक है, क्लिक हो गया सडनली, थैंक गॉड, वरना मेरे को आज अपने मेंटल स्टेट पे ही वो हो जाता, क्या बोलते हैं उसको, बेकार फील हो जाता कि तुझे इतना ही याद नहीं रहा। चलो ओके, मैटरनल हेल्थ की बात करें तो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस में ये बच्चे को देखते हैं अपन, ठीक है। ये और ये इन दोनों की स्कूल गोइंग एजेस है, राइट, बट इनकी फैमिली ही नहीं समझ पा रही है ना, तो फैमिली ही नहीं समझ पा रही, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एजुकेशन की कमी के कारण ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। लोगों को क्या लगता था पहले के टाइम पे दैट मैरिजेस जो है वो अर्ली एज में फिक्स कर दी जाए अगर, तो दैट विल एक्चुअली प्रिवेंट द फर्दर कमिंग क्याओस इन लाइफ, जो आगे आने वाली समस्याएं हैं जहां पर अपने पार्टनर्स खुद ढूंढ लेना बाय एनी चांस, ऐसी कोई चीज दिमाग में आ जाए, ठीक है। या तो फिर हम बोलें कि शायद से शादी ही नहीं होगी आगे जाके, सेकेंड पॉइंट। इस प्रकार के काफी सारे पॉइंट्स जो हैं पहले के एजेस में लोगों के दिमाग में रहते थे, अभी भी हैं, इनफैक्ट अभी भी हैं काफी जगहों पे, ठीक है। तो इन सबको बचाने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है, वो है एजुकेशन प्रॉपर हो, अवेयरनेस प्रॉपर हो, समझ आए। मैटरनल हेल्थ इस पर्टिकुलर एज में अगर किसी लड़की की शादी भी हो जाती है बाय एनी चांस, इफ द पर्सन गेट्स मैरिड बाय एनी चांस, राइट, द पर्सन गेट्स प्रेग्नेंट बाय एनी चांस, whether or not the girl will be able to have a reproductively healthy individual life? Of course not, because early ages marriages will lead to early age pregnancies, will lead to some kind of complications in pregnancy, most probably might cause death of the individual. This is not a correct thing, right? तो thereby एक age fix करी गई जिसमें 18 was the age of females, ठीक है, to get married, and 21 is the age of males to get married. Again a very small age actually, ठीक है, that is going to increase. I have actually heard in 2020 government has decided to raise up the marriage age further. Okay, so this point is covered. The next thing will be proper medical care facilities in India. We can say in the rural as well as urban India, है ना, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक जगह को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, दोनों ही जगहों पर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती हैं। सो लाइक इन इंडिया वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें, हम अपनी कंट्री को पहले लेते हैं दूसरों पे पॉइंट आउट करने की जगह, ठीक है। आई हैव सीन न्यूज चैनल्स डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, दूसरों की जगह पे क्या हो रहा है बताएंगे, ठीक है, इधर क्या हो रहा है बताएंगे, उधर क्या हो रहा है बताएंगे, भाई अपनी कंट्री में तो झांक लो क्या हो रहा है, isn't it? तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी की हो सकती हैं या होना चाहिए, isn't it? और ये पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं होगी, अगर असिस्टेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी नहीं हो सकता, डेफिनेटली, ठीक है। अवेयरनेस ही नहीं होगी अगर हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, अवेयरनेस ही नहीं होगी अगर मेडिकल स्टाफ टाइमली बेसिस पर कोई ना कोई सेमिनार्स कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे, एक अर्बन इंडिया के लिए भी, एक रूरल इंडिया के लिए भी। कितने लोगों ने कभी कोई सेमिनार्स अटेंड किए हैं? रेयरली, बिकॉज होते ही नहीं है,
ठीक है, होते ही नहीं है। ब्लड डोनेशन कैंप हो जाते हैं बस, ठीक है, और कोई प्रॉपर बताने वाला इस प्रकार का कोई सेमिनार नहीं होता, और अगर होता है तो लोग वहां शर्म के मारे नहीं जाते, क्या पता क्यों, isn't it? So these are some of the points we need to take into consideration, we need to take into understanding, isn't it? तो proper medical care की बात अगर हम करें तो okay, थोड़ा सा डॉग बार्किंग से आई एम गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है, अभी ध्यान देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, the WHO estimates each year 3,58,000 women die due to complications related to the pregnancy and childbirth। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा कि एक साल में 3,58,000 प्रेग्नेंट फीमेल्स की डेथ? इज इट अ स्मॉल आंकड़ा? Is it a small, proportion of females dying? Of course not, definitely. And these kind of deaths are not tolerable because she was into a phase of life जो कि उसके लिए एक crucial phase of life है ना। और 3,58,000 फीमेल्स की डेथ होना क्या इंडिकेट करता है कि क्या प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं, बढ़िया हैं, नहीं है, खराब है? यस, खराब है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असिस्टेंस ही नहीं मिलता, कि जगह है, सपोज छोटी जगह है कोई, और वहां पर प्रॉपर हॉस्पिटल्स ही नहीं है, पर कैपिटा पे डिस्टेंस ज्यादा है, मान लीजिए कि कम से कम 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे केस में इंसान पहले ही कट लेगा कि यार कहाँ जाए बार बार, ठीक है, तो जनरली इस तौर पर चेकअप पे भी नहीं जाएगा कोई। और जब उनको कोई पर्टिकुलर फेज है, जब हम बोलेंगे कि टर्म पीरियड एंड होने वाला है, लेट इज सपोज कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड होने वाला है, लेबर पेन्स इंड्यूस हो गए, के बाद 15 किलोमीटर ट्रैवल करना क्या ये एक रिस्की चीज नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटीज शुड बी अवेल्ड एट एनी कॉस्ट बिकॉज दिस इज अ डिमांड ऑफ country people everywhere, isn't it? The 99% of these deaths occur in the poorest countries of the world। जो गरीब देश हैं वहां ज्यादा ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार के केसेस हो रहे हैं, ठीक है। Most of the deaths can be avoided, कैसे? By improving women's access to quality care from skilled medical professionals before, during and after the pregnancy and childbirth। प्रेगनेंसी के पहले भी, प्रेगनेंसी के समय भी, उसके बाद में भी, चाइल्ड होने के बाद में भी अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड कर दी जाए तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। फिर आता है पॉइंट अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस ही नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, मैरिजेबल एज क्या है, ठीक है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं छोटी फैमिली के, ये अवेयरनेस ही नहीं है, अगर दिमाग में ही नहीं है, अगर क्योंकि किसी ने बताया नहीं, ठीक है, जब किसी ने बताया नहीं और अवेयरनेस नहीं है तो लोग बोल देंगे, लिटरली ऐसे बोल देते हैं काफी सारे, आई हैव सीन द पीपल, बिकॉज मैं हॉस्पिटल के सेमिनार्स में कई बार रहती थी, ठीक है, तब सब हमको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा होता है, ये ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, तब ये क्या है, अवेयरनेस की कमी। और अवेयरनेस कैसे इंक्रीज करी जा सकती है? अभी तो बहुत मीन्स है, ऑडियो, विजुअल, प्रिंट मीडिया, ठीक है, टीवीज है सबके घर में, मोबाइल फोन सबके पास है, राइट, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, इंडिकेट करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में कि क्या गलत है और क्या सही है, कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान ना हो ना तो वो विजुअल्स देख के समझ जाए, फोटोज देख के समझ जाए। ऐसे काफी सारे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, जिसको हम लोग जनरली एनजीओ बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं लोगों के बीच में, पर क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है? अब यहाँ पर पॉइंट आता है, नो, that it is not only the work of government, it is the responsibility of every citizen, ठीक है, every citizen who is connected to the individual, it can be a friend, it can be a family person, ठीक है, it can be the teachers, it can be anyone, elderly, ठीक है, of the same age who is more aware, can just pass on this awareness to the another person to make a reproductively healthy society, isn't it? So this is done. Fifth पे आते हैं, sex education is something which nowadays no one is afraid of, no one is having hesitation to talk about, ठीक है, the reason behind that sex education has become a part of the normal life, it is a part of the normal life of every student। पहले के जमाने में देखिए हमने बच्चे, मैंने खुद देखे हुए हैं इनफैक्ट, ठीक है, जो कि चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बच्चे जो हैं वो हंस ही रहे हैं बस बैठ के, ही ऐसा होता था ना, ऐसा लिटरली होता था, वो क्या मतलब, व्हाट इज काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली, every individual needs some kind of awareness about the sex education can be provided best in the schools and the coachings and the colleges, isn't it? So nowadays the scenario has changed
the students are able to raise up the questions properly, that what should be done correctly, what is not correct, isn't it? And here comes the role of education. Here comes the role of education, the teachers. Even I have seen some of the teachers not even, able to talk about the sex education properly. Human reproductive system chapter आया, भगा दिया, एक क्लास में खत्म. ठीक है, नहीं होता. क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके माइंडसेट्स जो हैं वो सेक्सुअली हेल्दी नहीं है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल्स नहीं है. ठीक है, तो देखो, सेक्स एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड एनकरेज इन स्कूल्स टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिथ एंड मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज. कि क्यूरियोसिटी जो है उसको अगर समझाया जाए ठीक से बैठ के, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है एक रॉन्ग पाथवे पे एंटर नहीं करेगा, और इस हिसाब से सभी लोग जो है सही रहेंगे. नेक्स्ट आता है एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ. ये वाला पॉइंट मैंने बताया कि जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए. ठीक है, अब मालूम पड़ा कि कोई फीमेल जो है, शी इज अ प्रेग्नेंट फीमेल राइट नाउ, एंड वो जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड की पॉसिबिलिटी फैसिलिटी नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे जज किया जाएगा कि वो बेबी हेल्दी है कि नहीं है, isn't it? तो देयर आर मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद सच काइंड ऑफ थिंग, और वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो सकती, isn't it? तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान से पढ़ना. फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग पॉसिबल होनी चाहिए. ठीक है, प्री नेटल केयर पॉसिबल होनी चाहिए कि बेबी नहीं हुआ है उसके पहले क्या केयर, डिलीवरी प्रॉपर हो इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए. पोस्ट नेटल केयर की बेबी के होने के बाद में किस प्रकार से केयर की जाए वो भी समझाने वाला होना चाहिए, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ एटसेट्रा. अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू कंसीव, उसका क्या ट्रीटमेंट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सब बताने वाला कोई होना चाहिए. अबॉर्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए बताने वाला होना चाहिए. एसटीडीज का ट्रीटमेंट समझाने वाला होना चाहिए, और ये अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए. मालूम पड़ा कि सब समझा रहे हैं, दवाइयां ही नहीं है, बेटर हो. ठीक है, फिर ट्रांसमिटेड डिजीज बता रही है, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड mandatorily needed. ठीक है, that the child is not only the responsibility of a mother, in fact the father's responsibility as well. These things are needed to be taught to the people, right? Services against HIV, AIDS, testing ability, ELISA, Western blot, everything should be possible. ठीक है, breast cancer, how it can happen, what are the precautions to be taken to avoid such kind of things should be possible with only and only that there should be access to. मतलब कि इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो काउंसलिंग्स हैं, उनके लिए एक्सेस होनी चाहिए इंडिविजुअल के लिए, कि वो जाके ये बात कर सके किससे, है ना. तो ये वाला पॉइंट समझ में आया. नेक्स्ट आता है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के रिस्पेक्ट में द प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है, हम बोलेंगे कंसेप्शन प्रिवेंशन. कंसेप्शन प्रिवेंशन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, कंसेप्शन को प्रिवेंट करने को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, ऑपोजिट टू कंसेप्शन. ठीक है, और इसके लिए क्या क्या मीन्स हैं, क्या क्या मेजर्स हैं, ये सारे के सारे मेजर्स हर इंडिविजुअल को पता होने चाहिए कि उसके पास में एक नहीं, दो नहीं, इनफैक्ट हजारों ऑप्शंस हैं. ठीक है, हजारों मतलब कि इनफैक्ट ब्रांड के रिस्पेक्ट में बोल दिया तो, और कई ऑप्शंस हैं अगर हम प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में, मेथड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो. ठीक है, जैसे कि केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं. ठीक है, फिर हम बोलेंगे बैरियर डिवाइसेस हैं, नेचुरल मेथड्स हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल, राइट. तो उनको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, है ना. तो यहाँ पर देखो हमें कितने सारी चीजें दिख रही है. वी आर एबल टू सी लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, isn't it? So these are some of the things. Next is prevention of sex abuse and sex related crime. It is a mandatory thing to build a reproductively healthy society. I am waiting for such kind of newspaper which should not contain such kind of news respect to sexual harassment of any kid, and I don't know when it will come, isn't it? Because from early ages we are being reading such kind of things, still not stopping. It's still not stopping, still not stopping. When it will stop? ठीक है, so this is some kind of persons like us, no one else, who need to take care against such kind of sexual harassment. ठीक है, the person needs to actually protect herself, himself and others as well against such kind of sexual harassments. ठीक है, ये सोशल एविल्स हैं डेफिनेटली, जिसको कि कंट्रोल कह सकते हैं बाय प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली. पर लॉ एंड ऑर्डर का इतना अच्छा रोल है हमारी कंट्री के अंदर जो कि सब लोगों को बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल है. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अभी थोड़ा बेटर हुआ है कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू द अर्लियर ईयर्स डेफिनेटली.
पर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर अगर ये चीज सही हो जाती है तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, इजंट इट? तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9th, misuse of amniocentesis. Now we all know, we all are very much aware about the, we can say, prenatal sex determination of fetus. ठीक है, तो हम सबने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था और हमने ये देखा था कि 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक आते आते एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज क्वाइट विजिबल। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक आते आते एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज क्वाइट विजिबल। तो अल्ट्रासाउंड टेक्निक से भी मालूम पड़ जाएगा कि फीमेल फीटस है कि मेल फीटस है ना? एक बात ये। दूसरी बात ये कि जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनना चालू हो जाती हैं तब एमनियन भी बनती है, और एमनियन एमनियोटिक कैविटी को सराउंड करती है। हम सब जानते हैं, ये तो पूरा पढ़ा रखा है। और एमनियोटिक कैविटी जो है उसके अंदर भरा हुआ होता है एमनियोटिक फ्लूइड, अगर आप सबको याद हो तो एमनियोटिक फ्लूइड। और अब मैं बोलूं कि अगर ये फ्लूइड के अंदर बेबी तैर रहा है तो क्या मैं कोई गलत बात बोली? बिल्कुल नहीं, ये एकदम सही बात है। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखते हैं तो दिस बेबी इज एक्चुअली स्विमिंग इनसाइड द फ्लूइड कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। व्हाट आर यू ऑल एबल टू सी राइट नाउ is that there is an injection or syringe inserted inside the mother's womb inside the uterus to withdraw some amount of amniotic fluid. इस amniotic fluid को withdraw किया है ना? कैसे मालूम थोड़ा ना पड़ेगा कि बेबी को टच तो नहीं हो रहा नीडल, उसको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए अल्ट्रासाउंड सेंसर के थ्रू पूरा प्रॉपर, हम बोलेंगे इमेजिंग टेक्निक के थ्रू पूरा रेडिएट करके और फिर बेबी को मॉनिटर कर रहे हैं कि उससे टच नहीं होना चाहिए नीडल, amniotic fluid विड्रॉ होना चाहिए सिर्फ। इस तरीके से कुछ ml विड्रॉ करके फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट बेबी, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली सराउंडेड है, बेबी के बहुत सारे सेल्स उसके अंदर गिर रहे होंगे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, वो सेल्स जो कि उसके काम के नहीं है। ठीक है, तो ये सेल्स जब उसके अंदर बहुत सारे होंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड जब निकालेंगे तो उसमें बेबी के सेल्स भी मिलेंगे, और क्योंकि बेबी का एक भी सेल है अगर तो न्यूक्लियस भी होगा, राइट? और अगर न्यूक्लियस भी होगा तो हम कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे और सेल्स नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएंगे, उन सेल्स को विड्रॉ करेंगे, है ना? और सेल्स को कल्चर करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सेल्स को कल्चर ना भी करें तो सेल्स का टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्टिंग के दौरान क्या करेंगे, न्यूक्लियस और जेनेटिक कंटेंट का अरेंजमेंट और क्या जेनेटिक कंटेंट है इसकी स्टडी की जाएगी, क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाएगा। और क्रोमोसोमल एनालिसिस पे ये मालूम पड़ सकता है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, एक्चुअली मैं कुछ और बताना चाहूंगी पहले कि क्रोमोसोमल एनालिसिस पे ये मालूम पड़ सकता है, जो बेटर चीज है ना? हम इसको बेटर चीज को पहले लिखेंगे, फिर खराब चीज को बाद में लिखेंगे। बेटर चीज ये है कि क्रोमोसोमल एनालिसिस में ये मालूम पड़ सकता है कि क्रोमोसोम सही है कि नहीं, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इज प्रॉपर और नॉट, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स is proper or not। ठीक है, is there any missing kind of gene? because हो सकता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में मालूम पड़ा हो कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक डिजीज होती थी। ठीक है, तो पेरेंट्स चाहें कि चेक करवाना कि कोई बच्चे को जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, तो चेकअप ऑफ एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस कैन बी जज्ड, कैन बी चेक्ड। This is actual use of this technique, but this technique is misused very much to cause, या हम बोलेंगे for female feticide, कि अगर sex of child जो है वो मेल नहीं है और फीमेल है तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही या अर्ली फीटल लाइफ में ही उस बेबी को किल कर दिया जाए अनएथिकली जाके। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन इंडिया। It was done earlier, but now law and orders or legal, we can say, actions over it have came in front of everyone, every individual, to stop this, because it was actually affecting the reproductive health of individual। ठीक है, it was also affecting the sex ratio, है ना? more male comparison to the female child, right? Such kind of thing is not needed. This is nature, mother nature, right? Mother nature has given the ability to give birth to any child, to a female and not a male. And on what behalf such kind of actions came into the individual's mindset that okay, I do not want a female child and I want a male child.
these kind of things should be, you know, avoided and stopped completely, isn't it? For that, amniocentesis is not anymore a legal it is categorized as an illegal technique if done in hospital, right? If it is done then it is illegal, ठीक है? इसके लिए अब लीगल नॉर्म्स है. अगर किसी को एमनियोसेंटेसिस प्रॉपर जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करवाने के लिए भी करवाना है तो भी उसके लिए प्रॉपर नॉर्म्स है, ठीक है? नॉर्म्स है मतलब कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो अभी जाके करवा सकते हैं. ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि बेबी मेल है या फीमेल है? सेल्स के थ्रू कैसे मालूम पड़ेगा? तब जब मैंने कहा एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं आया, मतलब हमने कहा कि 12वीं वीक में तो आराम से मालूम पड़ जाएगा अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही कि बेबी क्या है. लेकिन अगर उसके पहले कोई पता करना चाह रहा हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? तब मैं बताती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं मेल चाइल्ड की तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज XY, है ना? और जब बात करते हैं फीमेल चाइल्ड की तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज XX. क्रोमोसोमल कंटेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है? डिटरमाइंड बाय दिस. यहाँ पर एक होता है एक्टिव X क्रोमोसोम और एक होता है इनएक्टिव X क्रोमोसोम. और जो इनएक्टिव X क्रोमोसोम है इसको बोलते हैं बार बॉडी. और बार बॉडी जो है वो बेबी के सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है? तो द बार बॉडी इज अ कंडेंस्ड इनएक्टिव मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स. जैसे कि मैंने बताया, द अदर X इज नॉट कंडेंस्ड एंड इज एक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन. मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्शन अंडरगो करेगा, ये ट्रांसलेशन अंडरगो करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है? पर वो वाला नहीं, ठीक है? तो समझ आ गया क्या? तो एक इनएक्टिव क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ फीमेल में मिलेगा और मेल में नहीं. क्यों? क्योंकि मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स है और वो एक्टिव होगा. क्या आप लोगों को बात समझ आई? और इस इनएक्टिव को बोलते हैं बार बॉडीज. और बार बॉडीज की प्रेजेंस से मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? कि चाइल्ड मेल है कि फीमेल चाइल्ड है. और इसीलिए एमनियोसेंटेसिस जैसी टेक्निक जो कि बहुत अच्छी टेक्निक है क्रोमोसोमल स्टडी के लिए, उसका मिसयूज होने के कारण उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस. इट इज नॉट हाउएवर, ठीक है? इट इज अ मेथड ऑफ क्रोमोसोमल स्टडी एक्चुअली. The chromosomal study of amniotic fluid cells can determine the sex of the fetus and also to identify any abnormality in the number of chromosomes, है ना? To detect any serious incurable congenital defect so that the fetus may be aborted. जैसे कि हम बहुत सारे डिजीज जानते हैं, ठीक है? सभी लोग क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इस प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है चाइल्ड में. अगर है तो उसका हम बोलेंगे कि मतलब MTP करवाना इज लीगल, ठीक है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना विल बी लीगल. बट अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं है एंड जस्ट बिकॉज द चाइल्ड सेक्स वाज नोन टू द पेरेंट एंड द पेरेंट वाज नॉट विलिंग टू हैव द चाइल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स एंड द amniocentesis is done, then it is illegal. It cannot be done. Okay. So but this technique is being misused to kill healthy female fetuses mostly, and thereby it is legally banned to avoid the female feticide, to avoid it. Okay, सबको समझ आ गया टेक्निक कैसे क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड विड्रॉ करते हैं, एमनियोटिक कैविटी से विड्रॉ किया, उस फ्लूइड के अंदर सेल्स को अक्यूमुलेट कराया, नीचे अक्यूमुलेट हुए होंगे. कैसे कराया होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन से. सेल्स को निकाल के स्टडी किया गया क्रोमोसोमल कंटेंट को. क्रोमोसोमल कंटेंट को स्टडी करने पे पैटर्न मालूम पड़ता है क्रोमोसोमल अरेंजमेंट के. वहां देखा कि कोई जीन एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, ये जीन एब्नॉर्मलिटी है. ये एक बेसिक टेक्निक का यूज. पर इसका मिस यूज क्या है? चेक करना कि बार बॉडीज की प्रेजेंस है कि एब्सेंस है. अगर बार बॉडी है तो वो फीमेल है, अगर बार बॉडी नहीं है तो वो मेल चाइल्ड है, ठीक है? दिस इज डन. अच्छा, छोटे बच्चों मतलब बर्थ के पहले जो बेबीज हैं, जो फीटसेस हैं, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, चेक करने के लिए फीटल टिश्यू सैम्पलिंग भी करवा सकते हैं. एमनियोसेंटेसिस का ऑल्टरनेट बता रही हूँ, ठीक है? इट इज नॉट टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डेफिनेटली, इट इज टू चेक द एब्नॉर्मलिटीज इन द क्रोमोसोम्स, राइट? तो यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉर्डोसेंटेसिस. उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि ये जो कॉर्ड दिख रही है हम लोग को, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होगा बेबी का ब्लड. और बेबी के ब्लड के अंदर बेबी के ब्लड के सेल्स को चेक करके भी मालूम किया जा सकता है कि क्या उसको कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ बेटर टेक्निक. Okay, so this is done. Now we have actually completed with all the things respectively NCERT के रिस्पेक्ट में, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में.
यहाँ तक का मेरा आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने आज पढ़ाया है इतना एनसीईआरटी के अंदर एक सिंगल पैराग्राफ में दिया हुआ है. आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल टर्म गिवन इन एनसीईआरटी. जस्ट रीड इट एंड काम. ठीक है, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर पॉपुलेशन, और उसके बाद हम लोग फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो बाय एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Gravity Circle Biology and Gravity Circle as well.